हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर संजय तिवारी एक बार फिर आपके साथ एक नए वीडियो के साथ जुड़ने जा रहा हूं। और यह वीडियो भी मेरा आपकी डिमांड पे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के सिलेबस से रिलेटेड है। मैंने आपके डिमांड पे डिफरेंट बीकॉम फर्स्ट ईयर, बीकॉम सेकेंड ईयर, बीकॉम थर्ड ईयर, एमकॉम फर्स्ट ईयर, एमकॉम फाइनल ईयर रिगार्डिंग उनके सिलेबस पे वीडियो बना करके यूट्यूब पे डाला। बच्चे बहुत ही जानना चाहते हैं कि क्या हमें पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। स्पेशली बीकॉम थर्ड ईयर के स्टूडेंट बहुत परेशान थे कि इतने ग्रुप्स हैं, उस पर कौन सा ग्रुप्स लिया जाए, कौन सा ग्रुप्स न लिया जाए, क्या ऑप्शंस हैं, क्या ऑप्शंस नहीं है, कौन सा ग्रुप मेरे लिए अच्छा होगा। ये सारी बातें जो मैंने बीकॉम थर्ड ईयर का वीडियो बनाया, जिसमें सिलेबस, जिसमें ग्रुप्स के बारे में बताया, मैंने अपना सजेशन दिया कौन सा ग्रुप आपको लेना चाहिए, कौन सा ग्रुप देना चाहिए। ये इस वीडियो ने आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। कमेंट बॉक्स में बच्चों ने मुझे इस वीडियो के रिगार्डिंग बहुत थैंक्स कहा कि सर आपने मेरे कंफ्यूजन्स को बिल्कुल जीरो कर दिया। लेकिन फिर भी अभी मैं देखता हूं कमेंट बॉक्स में कुछ ऐसे मुझे मैसेज मिलते हैं जहां बच्चे अभी भी ग्रुप्स को लेकर थोड़ा डाउट्स में हैं। कहते हैं सर ये बैंकिंग ग्रुप ले लूं, ये ग्रुप ले लूं। तो मुझे लगता है कि बच्चे अभी भी ग्रुप्स को लेकर थोड़े से प्रॉब्लम में हैं। और उसके अलावा बच्चे स्टूडेंट्स मुझे ये भी कह रहे हैं कि सर जैसे आपने पूरे ग्रुप का बनाया, अब आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स का हमें थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग ग्रुप में अगर आप हैं तो अकाउंटिंग ग्रुप में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में क्या पढ़ना है। जैसे बहुत से बच्चे डरे रहते हैं, उनको कुछ बच्चे डरा देते हैं कि अरे बहुत टफ है, ये है वो है, तो बच्चे डरे होते हैं। तो मैं चाहता हूं कि जो आपके दिमाग में बातें आ रही ना उसको मैं निकालूं। तो जो आपने वीडियो देखा बीकॉम थर्ड ईयर वाला, उस वीडियो के बेसिस में 95% से ज्यादा बच्चों ने ग्रुप ए अकाउंट्स ग्रुप ऑप्ट किया और ग्रुप डी मार्केटिंग ग्रुप ऑप्ट किया। मैंने कहा था किसी भी केस में आप अकाउंट ग्रुप मत छोड़िएगा। बहुत से बच्चे ग्रुप ए अकाउंट छोड़ के ग्रुप एफ बैंकिंग ग्रुप पे जा रहे हैं और उनको ये नहीं पता वहां भी एक न्यूमेरिकल का पेपर, इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी क्या वहां पे, उनको पता ही नहीं। उनको पता कब होगा जब वो एग्जाम के लिए तैयारी करेंगे 10-20 दिन पहले, फिर उनको कहीं से कोई हेल्प नहीं मिल पाता है। तो अगर आप ये सोच के जा रहे हो कि बैंकिंग ग्रुप पूरी थ्योरी है और आप अकाउंट से भाग रहे हो क्योंकि वो न्यूमेरिकल्स है, तो फिर वहां भी न्यूमेरिकल है। इससे अच्छा बैंकिंग छोड़ करके आप अकाउंट्स ही पढ़ो। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं जो बच्चों के दिमाग में चल रहे हैं। अब मैंने डिसाइड किया कि अकाउंट्स ग्रुप से जो बच्चे थोड़ा डर रहे हैं उनको मैं हेल्प करना चाहता हूं और मेरे इस वीडियो से निश्चित रूप से उनकी प्रॉब्लम बहुत सॉल्व होगी। तो उसी बीकॉम थर्ड ईयर के सिलेबस के रिगार्डिंग जो मैंने वीडियो बनाया था उसी के रिगार्डिंग मैं आगे बढ़ रहा हूं और आपके बीकॉम थर्ड ईयर का जो ग्रुप ए है अकाउंट्स ग्रुप, जिस ग्रुप में 3 पेपर्स हैं। पहला पेपर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, जिसको हम लोग कंपनीज अकाउंट्स भी कहते हैं। सेकेंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एफएसए। थर्ड एडवांस ऑडिटिंग। मैंने डिसाइड किया है कि इन तीनों ग्रुप्स पे, यानी इन तीनों पेपर्स पे, अकाउंट्स ग्रुप के तीनों पेपर्स पे आपको अलग अलग वीडियो लेके आऊंगा। और मैं जब इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को बताऊंगा ना, तो आप बिलीव करिए कि जो कुछ भी आपके माइंड में डाउट चल रहा है अकाउंट ग्रुप को लेके, कि कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि नहीं पढ़ेंगे छोड़ देंगे, उनका डाउट्स बिल्कुल क्लियर होगा और वो मेरा सजेशन ओपिनियन मानेंगे और अकाउंट ग्रुप ऑप्ट भी कर लेंगे। तो आइए मैं उसी रो में आगे बढ़ रहा हूं और आपको अकाउंट्स ग्रुप ए अकाउंट्स ग्रुप में जो आपका पहला पेपर है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, इस पेपर के रिगार्डिंग उसका सिलेबस, उसके एक एक चैप्टर्स पे आज आपके साथ बात करने जा रहे हैं। एक एक चैप्टर्स का मैं बताऊंगा थीम क्या है, इस चैप्टर में करना क्या है, तो आपको उस थीम से उस पूरे चैप्टर में क्या होने वाला है इसका पूरा आइडिया आपको हो जाएगा। आइए मैंने यहां मेंशन कर रखा है बोर्ड पे सारी बातें। देखिए कॉर्पोरेट अकाउंटिंग ये सिलेबस है, कुल मिला के 10 चैप्टर सिलेबस में है। 10 चैप्टर्स, इसमें से 3-4 चैप्टर बहुत छोटे छोटे हैं। बहुत छोटा सिलेबस है बीकॉम थर्ड ईयर के अकाउंट्स का। आप बीकॉम फर्स्ट ईयर में पढ़े ना, 20+ चैप्टर थे आपके बीकॉम फर्स्ट ईयर में। आप सेकंड ईयर में इनकम टैक्स कितना बड़ा पोर्शन था, कॉस्ट और ऑडिट मिला के बड़ा पोर्शन था। ये बहुत छोटा सिलेबस है। मैं इसीलिए बच्चों से कहता हूं कि अकाउंट्स भागे मत, बहुत छोटा सिलेबस है। यहां 10 में से कहा जाए तो 6 चैप्टर्स ही आपके मेन हैं और चैप्टर छोटे छोटे हैं। कुछ चैप्टर्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है, मैं उस पर ही बात करूंगा और क्यों नहीं है इसके बारे में बात करूंगा। अब आइए, ये सारे सिलेबस के चैप्टर्स मैं नोट कर रखा हूं और मैं एक एक चैप्टर्स के बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगा। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग मींस कंपनी अकाउंट्स, इसे हम कंपनी अकाउंट्स कहते हैं। कॉर्पोरेट मींस कंपनी ही होता है। कॉर्पोरेट सेक्टर मतलब कंपनीज को मिला करके। हम यहां पे जो अकाउंटिंग करने वाले हैं वो कंपनी की बुक्स में करने वाले हैं।
कंपनी के यहां अकाउंटिंग करने वाले हैं। आपने सोल प्रोप्राइटरशिप का अकाउंटिंग पढ़ा है, पार्टनरशिप फॉर्म की अकाउंटिंग पढ़ी है, इस बार आप कंपनीज अकाउंट्स पढ़ने जा रहे हैं और यही आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है। इट मींस अगर आप किसी कंपनी को देखें तो कंपनी में जो फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शन होते हैं, कैसे उस ट्रांजैक्शंस को बुक्स में रिकॉर्ड्स किया जाता है। बस यहां एक ही ध्यान देना है कि जब कंपनी में बुक्स रिकॉर्ड होता है तो वहां पे कंपनीज एक्ट 2013 के जो प्रोविजंस हैं बुक्स मेंटेन के रिगार्डिंग, उसको फॉलो करना होता है। यहां आप जब बुक्स मेंटेन करिए तो जरूर एक बार देख लीजिए कि कंपनीज एक्ट्स में इसके रिगार्डिंग कौन सा प्रोविजन दिया गया है, उसके रिगार्डिंग आप काम करेंगे। अब आइए मैं आपको शुरू से एक्सप्लेन करता हूं। जब एक कंपनी फॉर्म होती है ना, कहते हैं कंपनी का क्रिएशन लॉ से होता है और कंपनी का वाइंड अप भी लॉ से होता है। यानी कंपनी कानून से बनती है और कंपनी का अंत भी कानून से होता है। कंपनी में सारी चीजें लीगल वे में होती हैं। कंपनी जब फॉर्म होती है तो कंपनी फॉर्म होने के लिए उसको प्रॉपर वे में, लीगल वे में जाके कंपनी को फॉर्म करना होता है। जो कंपनी को फॉर्म करता है, जो कंपनी का फाउंडर होता है, जिसके दिमाग में कंपनी को एस्टैब्लिश करने की बात आती है, वो प्रमोटर होता है। वो कंपनी जैसे उसके दिमाग में जितने थॉट्स आते हैं उस सारे थॉट्स को पेपर पे लाता है, अपने कलीग्स, फ्रेंड्स, एक्सपर्ट लोगों से सजेशन लेता है और जब उसे लगता है कि हाँ इस बिजनेस में कुछ है, दम है, कुछ कर सकता है, तब वो कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए जाता है और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता है और रजिस्टर ऑफ कंपनी उसके सारे डॉक्यूमेंट साला वेरीफाई करने के बाद उसे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करती है। यानी प्रमोशन फर्स्ट स्टेज, रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी सेकेंड स्टेज, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट थर्ड स्टेज। यहीं पे एक प्राइवेट कंपनी अपना बिजनेस शुरू कर देती है। बट पब्लिक कंपनी अभी भी अपना बिजनेस शुरू नहीं करेगी। पब्लिक कंपनी को जरूरत है सर्टिफिकेट ऑफ बिजनेस कमेंसमेंट का, और जैसे ही पब्लिक कंपनी को बिजनेस कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट मिल जाता है, एक पब्लिक कंपनी ऑथोराइज हो जाती है अपने बिजनेस के लिए। अब उसको फंड चाहिए। एक पब्लिक कंपनी के पास जब पैसा आएगा तभी तो बिजनेस ऑपरेट करेगी, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएगी। अब पब्लिक कंपनी को जैसे बिजनेस कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट मिलेगा, पब्लिक कंपनी को फंड्स चाहिए। फंड्स कैसे इकट्ठा होगा? इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ बॉन्ड्स, डिवेंचर, सिक्योरिटीज, बैंक लोन, यही तो ऑप्शंस है फंड्स क्रिएट करने का। एक कंपनी न्यूली इनिशियली कंपनी सिर्फ इक्विटी शेयर इशू करती है, क्योंकि कंपनी जो इक्विटी शेयर के थ्रू कैपिटल क्रिएट करेगी वो कैपिटल लाइफ टाइम में वापस नहीं करना है, सीधे कंपनी के वाइंड अप पे वापस करना है। इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड तब देना है जब कंपनी को प्रॉफिट्स हो और सफिशिएंट प्रॉफिट हो। और कंपनी डिवेंचर शुरू में इशू करेगी तो उसे हर साल इंटरेस्ट देना होगा, प्रॉफिट हो या ना हो। अब प्रेफरेंस शेयर इशू करेगी तो उसका रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होता है, और कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है तो अगर इस साल प्रॉफिट नहीं हुआ तो अगले साल दोनों प्रॉफिट जोड़ के देना होगा। तो एक इनिशियली शुरू में कंपनी को इक्विटी शेयर्स ही इशू करना होता है। तो एक कंपनी जब उसको बिजनेस कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट मिल जाता है तो एक कंपनी फंड्स की व्यवस्था करती है, उसके लिए वो बाजार में शेयर्स लाती है, मींस आईपीओ लाती है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, और वो अपने शेयर्स को पब्लिक के लिए ऑफर करती है। जो कंपनी के शेयर्स होते हैं उसमें से कुछ शेयर्स इंस्टीट्यूशंस को दिए जाते हैं, कुछ शेयर्स का एक बड़ा पोर्शन प्रोमोटर्स खुद ले लेते हैं, क्योंकि उन्हीं के पास कंपनी का ऑल इन ऑल होता है, वो कंपनी के डिसीजंस मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं। 50% से ज्यादा शेयर्स तो आप प्रोमोटर्स के पास ही पाएंगे। फिर कुछ शेयर्स इंस्टीट्यूशंस को दिए जाते हैं, कुछ प्रेफरेंस अलॉटमेंट्स होते हैं, और कुछ शेयर्स पब्लिक को ऑफर किए जाते हैं। और जब पब्लिक को ऑफर किए जाते हैं तो यही है इशू ऑफ शेयर्स। जब कंपनी प्रोस्पेक्टस के थ्रू पब्लिक को शेयर्स बेचने का ऑफर लेके आती है तो यह है इशू ऑफ शेयर्स। कंपनीज एक्ट 2013 में शेयर्स को दो प्राइस पे इशू कर सकते हैं, या तो पार पे या तो प्रीमियम पे। पार मींस जो कंपनी का शेयर्स का फेस वैल्यू उसी पे इशू कर दिया तो पार होगा, और अगर उससे ज्यादा पे इशू किया तो प्रीमियम होगा। अब कंपनी जैसे ही शेयर इशू करेगी कंपनी को पैसा मिलना शुरू हो जाएगा, कंपनी के पास पैसा आएगा, और वही स्टार्ट होगा पहला टॉपिक हमारा, इशू ऑफ शेयर्स। एक कंपनी शेयर्स को इशू करके कैपिटल क्रिएट करती है, वो कैपिटल शेयर कैपिटल कहलाता है। और इक्विटी शेयर इशू करके कैपिटल क्रिएट किया तो इक्विटी शेयर कैपिटल कहलाएगा, और अगर प्रेफरेंस शेयर इशू करके कैपिटल क्रिएट किया तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कहलाएगा। कंपनी इनिशियली कंपनी इक्विटी शेयर इशू करके ही कैपिटल क्रिएट करती है। तो जब आप इशू ऑफ शेयर्स में आएंगे तो शेयर्स इश्यूज के रिगार्डिंग जो फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शन होते हैं उसको यहां रिकॉर्ड्स करेंगे। कंपनी कुछ केस में लमसम एक ही बार में शेयर्स का सारा पैसा ले लेती है, नहीं तो कंपनी डिफरेंट कॉल्स में पैसा लेती है। कंपनी एप्लीकेशन के साथ कुछ पैसा लेती है, अलॉटमेंट के बाद अलॉटमेंट मनी मांगती है, फिर कंपनी जो पैसा बचा होता है उसको दो कॉल्स में डिवाइड कर देती है, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर सेकंड कॉल।
सेकंड कॉल हो भी सकता है, नहीं भी। तो कंपनी अपना कैपिटल इन कॉल्स के थ्रू मांगती है, और इसमें आप आएंगे तो इशू ऑफ शेयर्स के रिगार्डिंग पूरी अकाउंटिंग पढ़ेंगे आप। एक कंपनी जब शेयर इशू करती है तो उसके रिगार्डिंग कौन कौन सी जनरल एंट्रीज की जाती है। कॉल्स इन अरियर्स, जो कंपनी ने पैसा मांगा नहीं मिला वो कॉल्स इन अरियर्स है। बिना मांगे अगले कॉल का पैसा पहले मिल जाए, कॉल्स इन एडवांस हो गया आपका। जो लोग कंपनी के बार बार मांगने पर भी कॉल्स का पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो कंपनी उनके शेयर्स को जब्त कर लेती है, शेयर फॉरफिट कर लेती है, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। उस शेयर्स को कंपनी फिर से बाजार में क्या करती है, इशू करती है। तो इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, इसी में आप राइट शेयर, इसी में आप बोनस शेयर, इसी में आप स्वेट शेयर्स, इसी में आप बाई बैक ऑफ शेयर्स को पूरी तरह से स्टडी करेंगे। यह टॉपिक आपका पहला इशू ऑफ शेयर्स है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसको आपने 11th 12th जो आपने 12th में जो अकाउंट्स पढ़ा होगा ना, चाहे आप आईएससी बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से हो, चाहे आप यूपी बोर्ड से हो, सारी जगह इशू ऑफ शेयर्स के रिगार्डिंग अकाउंटिंग है और बहुत इजी। और अपने एग्जामिनेशन में हर साल या तो इससे न्यूमेरिकल पार्ट या हर साल थ्योरेटिकल पार्ट जरूर आता है एग्जाम में। आइए फिर उसके बाद सेकेंड टॉपिक है हमारा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। रिडम्पशन मींस पेमेंट, रिडम्पशन मींस रिफंड। कंपनी दो तरह का शेयर इशू करती है, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। जो कंपनी इक्विटी शेयर इशू करती है, इक्विटी शेयर के थ्रू कंपनी को जो कैपिटल मिलता है वो पैसा कंपनी सीधे वाइंड अप पे वापस करती है, समापन पे। उसके पहले कंपनी कोई इक्विटी शेयर का कैपिटल वापस नहीं करती है। हाँ, शेयर्स ट्रांसफरेबल है, एक ए से बी को जाएगा, बी को सी को जाएगा, बट कंपनी उसके लिए कोई रिफंड नहीं करती है। बट ओनरशिप क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। शेयर्स आर ट्रांसफरेबल ओनली। लेकिन जब कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू करती है तो प्रेफरेंस शेयर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। उसमें से एक प्रेफरेंस शेयर्स है रिडमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, शोधनीय पूर्वाधिकार अंश। और कंपनी ने रिडमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू किया है तो कंपनी को इस प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू जो कैपिटल मिला है उस कैपिटल को कंपनी को एक टाइम में वापस करना होगा। जिस दिन कंपनी रिडमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू करेगी, कंपनी को बताना होगा कि कंपनी ये प्रेफरेंस शेयर थ्रू जो कैपिटल ली है वो कब वापस करेगी। तो कंपनी जब प्रेफरेंस शेयर होल्डरों का कैपिटल एक पर्टिकुलर टाइम पे वापस करती है तो वह है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। इसके रिगार्डिंग कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 55 में डिफरेंट प्रोविजंस है। कंपनी किन सोर्स से प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन करेगी? कंपनी प्रॉफिट से करेगी या नए शेयर्स को इशू करके जो कंपनी के पास पैसा आएगा उससे कंपनी करेगी। दो ही सोर्स है कंपनी के पास, और कैपिटल प्रॉफिट नहीं, यहाँ रेवेन्यू प्रॉफिट का सेंस है। प्रॉफिट हुआ जो डिविडेंड्स के लिए अवेलेबल होता है, चाहे वो जनरल रिजर्व का पार्ट हो, चाहे रिजर्व फंड का पार्ट हो, चाहे सिंकिंग फंड का पार्ट हो, चाहे बस वो रेवेन्यू प्रॉफिट्स का पार्ट होना चाहिए। तो कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स में अगर रिडमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो उनके थ्रू उनसे जो कैपिटल ली है वो कंपनी वो कैपिटल उनको वापस करेगी, और जब उनको कैपिटल देगी दैट इज कॉल्ड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। इस चैप्टर में भी आपको जनरल एंट्रीज पास करना है और रिडम्पशन के बाद बैलेंस शीट को रिवाइज करना है कि बिफोर रिडम्पशन क्या बैलेंस शीट थी और आफ्टर रिडम्पशन क्या बैलेंस शीट है। यह आपका सेकंड टॉपिक है। ये टॉपिक भी हर साल एग्जाम में या तो इस पे कुछ न कुछ आपको मिलता ही मिलता है। इन दोनों में एक न्यूमेरिकल श्योर है और इन दोनों में एक थ्योरी श्योर है। एग्जामिनेशन में ऑन सॉल्व भी चेक कर लीजिए आप। फिर आते हैं इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। एक कंपनी के पास नंबर ऑफ शेयर्स लिमिटेड होते हैं। एक कंपनी अगर ये चाह ले कि जब मन में आए जितना शेयर इशू करके कैपिटल कर ले, ऐसा नहीं होता है। कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कैपिटल क्लॉज में कैपिटल की लिमिट मेंशन होती है। कैपिटल क्लॉज में साफ साफ बताया जाता है कि कंपनी अपने होल लाइफ में कितने नंबर ऑफ शेयर इशू कर सकती है और एक शेयर का प्राइस वहां क्या है दिया होता है। जितना शेयर्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कैपिटल क्लास में दिया होता है कंपनी उतना ही शेयर इशू कर सकती है, उससे ज्यादा नहीं। सपोज करिए कंपनी के सारे शेयर इश्यूज हो गए और कंपनी को अभी फंड चाहिए, कंपनी कुछ अलग करना चाहती है, कुछ नए प्रोजेक्ट्स पे काम करना चाहती है, कंपनी के पास पैसे नहीं है, फिर कंपनी को फंड्स इकट्ठा करना ही है। तब कंपनी कहती है कि चलो भाई जब पब्लिक से शेयर के थ्रू कैपिटल ले सकते हैं तो क्यों ना पब्लिक से लोन लिया जाए, इजी है। तो कंपनी पब्लिक से लोन लेती है, उसके बदले में जो सर्टिफिकेट देती है वो डिवेंचर्स कराता है और इस डिवेंचर्स पे कंपनी को रेगुलर इंटरेस्ट देना होता है, चाहे कंपनी प्रॉफिट्स में हो या ना हो। और अगर डिवेंचर आपका रिडमेबल है तो उसका रिडम्पशन भी करना होता है। इसमें दो टॉपिक है, एक कंपनी इशू एंड रिडम्पशन। कंपनी जब डिवेंचर इशू करती है, डिवेंचर को किसी प्राइस पे इशू कर सकते हैं, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। तो इशू पे कौन कौन सी एंट्रीज होती हैं इसके बारे में पढ़ना है आपको। कैसे डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट निकालते हैं, कैसे इंटरेस्ट ड्यू होता है, कैसे इंटरेस्ट पेड होता है, इस सब यहां पढ़ना है आपको। उसके बाद आइए मेन टॉपिक हमारा यहां पे रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स।
कंपनी डिवेंचर इशू करके जो लोन ली है वो लोन कंपनी को वापस करना होगा एक फिक्स पीरियड में, और यह रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर है। एक कंपनी प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन कैसे करेगी, इसके डिफरेंट मेथड्स हैं। कंपनी अपने कैपिटल से पार्टली और प्रॉफिट से 100% रिडम्पशन कर सकती है। कैपिटल से 100% नहीं, बट अपने प्रॉफिट से 100% रिडम्पशन कर सकती है, और वो प्रॉफिट का पोर्शन डीआरआर डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में क्या होता है, ट्रांसफर होता है। इसके अलावा कंपनी रिडम्पशन इंस्टॉलमेंट्स में करेगी, एनुअल ड्रॉइंग्स मेथड या इंस्टॉलमेंट्स मेथड। यहां भी कंपनी कैपिटल के कुछ पार्ट से और प्रॉफिट्स के पार्ट से रिडम्पशन करती है या सिर्फ प्रॉफिट से करती है। उसके बाद कन्वर्जन, कंपनी डिवेंचर्स को एक टाइम पे एक शेयर्स में क्या करती है, कन्वर्ट कर देती है। फिर ओपन मार्केट, परचेज इन द ओपन मार्केट, कंपनी अपने शेयर्स तो नहीं खरीद सकती ओपन मार्केट से, हमें स्टॉक एक्सचेंज से, बट कंपनी अपने डिवेंचर्स खरीद सकती है। तो कंपनी जब अपने ही डिवेंचर्स खरीदती है तो ऑटोमेटिकली वो पैसा पेमेंट हो जाता है। तो ये बोलते हैं इसको हम लोग परचेज इन द ओपन मार्केट। कंपनी खरीद के वो डिवेंचर्स अपने पास रखी रहे या उसको इमीडिएट कैंसिल कर दे, यानी कैप्ट एज ए इन्वेस्टमेंट या इमीडिएट कैंसिलेशन, ये दोनों ऑप्शंस होते हैं। फिर डिवेंचर्स के रिडम्पशन के लिए एक फंड बनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड सिंकिंग फंड, उसके थ्रू भी काम किया। तो कंपनी के डिवेंचर के रिडम्पशन के डिफरेंट मेथड्स हैं, और आपको बताऊं यह टॉपिक आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जामिनेशन में डिवेंचर से जब भी क्वेश्चंस आते हैं तो मोस्ट ऑफ द ईयर आप या तो रिडम्पशन और डिवेंचर से न्यूमेरिकल पाएंगे या तो इससे थ्योरी पाएंगे। एक्सप्लेन वेरियस मेथड ऑफ रिडम्पशन और डिवेंचर कई बार पूछा हुआ है, 20 मार्क्स में भी, 10 मार्क्स में भी, या इसके एक पर्टिकुलर मेथड्स के बारे में पूछा गया। अब आइए फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज। हर बिजनेस के फॉर्मेशन का एम प्रॉफिट्स अर्न करना है, चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस हो, चाहे पार्टनरशिप बिजनेस हो, चाहे कंपनी फॉर्म करके आप बिजनेस कर रहे हो। कंपनी फॉर्म करने का मेन एम भी प्रॉफिट अर्न करना ही होता है। एक कंपनी फॉर्म की गई है प्रॉफिट अर्न करने के लिए, एक साल के जो फाइनेंशियल ईयर है अप्रैल टू मार्च, उस एक साल में कंपनी ने जो बिजनेस किया है, जो परचेस किया है, जो सेल किया है, उससे वो प्रॉफिट में है कि लॉस में है, ये आपको निकालना होगा। और 31 मार्च को आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है ये पता करना होगा आपको। तो हम यहां बनाएंगे फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज। बट फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 129 के शेड्यूल 3 का पार्ट 1 बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट पहले वाला नहीं, लायबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट, अब वो नहीं बनता है। यहां बैलेंस शीट का स्टेटमेंट फॉर्म बनता है, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज पहला टॉपिक, ऊपर फिर नीचे असेट्स, और यहां प्रिस्क्राइब फॉर्म है, आपको उसी फॉर्मेट में बैलेंस शीट बनाना है। बैलेंस शीट आपके बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को बताएगा। फिर शेड्यूल 3 पार्ट 2 में प्रॉफिट एंड लॉस है, और ये प्रॉफिट एंड लॉस भी पर्टिकुलर अमाउंट नहीं बनेगा, यह जो अब ये कहलाएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। यहां आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा, और बिल्कुल अलग है, जो आप ट्रेडिंग पीरियड बनाते थे ना वो बिल्कुल अलग है। इसको भी कंपनीज एक्ट्स के अकॉर्डिंग, कंपनीज एक्ट्स में गिवन प्रोविजंस हैं, उन प्रोविजंस को फॉलो करके आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, और ये भी स्टेटमेंट के फॉर्म में है, ये भी डेबिट क्रेडिट के फॉर्म में नहीं है। तो यहां जब आएंगे आप तो एक कंपनी के एक साल के बिजनेस में क्या प्रॉफिट क्या लॉस है, कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उसे आप कंपनीज एक्ट्स में दिए गए प्रोविजंस के अकॉर्डिंग पूरा काम करेंगे। यह है आपका फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज। अब आइए देखिए, दो टॉपिक आपके सिलेबस में वैल्यूएशन के ऊपर बेस्ड हैं, एक वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। गुडविल बहुत पुराना टर्म्स है, आप पार्टनरशिप में पढ़े हैं तब भी ये टर्म्स आपको मिला है। गुडविल कहते हैं ना, इट्स इंटेंजिबल एसेट्स, इट्स नेम ऑफ रेपुटेशन ऑफ बिजनेस, नेम फेम ऑफ बिजनेस। बट यहां सिर्फ गुडविल स्पोकन में नहीं है, सिर्फ बोलने में नहीं है, यहां आपको गुडविल बुक्स में रिकॉर्ड करना है, लेकिन यहां गुडविल को वैल्यू करना है, आपको गुडविल का वैल्यूएशन करना है। आप पढ़े हुए हैं डिफरेंट ऐसे ओकेजन्स हैं जहां गुडविल को वैल्यू किया जाता है। गुडविल के वैल्यूएशन की नीड्स है। पार्टनरशिप में एक पार्टनर्स का एडमिशन होता है, एक पार्टनर्स का रिटायरमेंट होता है, एक पार्टनर्स की डेथ होती है, जब फर्म्स का अमलगमेशन होता है, जब सेल ऑफ बिजनेस होता है, या फर्म जब ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में कन्वर्ट होती है। ये डिफरेंट ऐसे ओकेजन्स हैं पार्टनरशिप में जब गुडविल को वैल्यू किया जाता है। उसी तरह कंपनीज में भी ऐसे बहुत से ओकेजन्स आते हैं जब गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। ये गुडविल के वैल्यूएशन के डिफरेंट मेथड्स हैं। एवरेज प्रॉफिट्स मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है, सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है, कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है, और एन्युटी मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। गुडविल का वैल्यूएशन प्रॉफिट के ऊपर ही बेस्ड है। कहा जाए तो सिर्फ दो ही मेथड होते हैं,
गुडविल बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट एंड गुडविल बेस्ड ऑन सुपर प्रॉफिट्स। पहले मेथड में गुडविल को वैल्यू करने के लिए एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं और उस एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे गुडविल को वैल्यू किया जाता है। बाकी तीनों मेथड्स में, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड और एन्युटी मेथड में गुडविल को वैल्यू करने का बेस सुपर प्रॉफिट होता है। यहां हम सुपर प्रॉफिट निकालते हैं। सुपर प्रॉफिट के लिए एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करते हैं। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट होता है और फिर उस सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे हम गुडविल को वैल्यू करते हैं। मेथड 2 सुपर प्रॉफिट मेथड, उसी सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे निकलेगा। कैपिटलाइजेशन मेथड उसी सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे निकलेगा और एन्युटी मेथड में गुडविल सुपर प्रॉफिट बेसिस पे निकलेगा। जहां गुडविल को आप पार्टनरशिप में एज अ टर्म्स पढ़ते थे ना, कंटेंट्स, अब वो गुडविल एज अ टॉपिक है। यहां गुडविल क्या है, गुडविल का कॉन्सेप्ट क्या है, गुडविल का नेचर क्या है, गुडविल का फीचर्स क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल कौन कौन से हैं, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं। और फिर मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। आपके एग्जाम में या तो न्यूमेरिकल या सिर्फ एक क्वेश्चन पूछता है, एक्सप्लेन वेरियस मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ये 20 मार्क्स में भी पूछा हुआ है। फिर वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, जैसे गुडविल डिफरेंट सिचुएशंस में वैल्यू करते हैं, उसी तरह शेयर्स को भी डिफरेंट सिचुएशन में वैल्यू किया जाता है। शेयर्स के बारे में पता है आपको कि प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है। प्राइवेट कंपनी के शेयर्स आपस में जो मेंबर्स होते हैं वो आपस में बांट देते हैं, वो शेयर ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं और सेलेबल नहीं होते। पब्लिक कंपनी के शेयर्स बाहर पब्लिक को ऑफर भी किए जाते हैं और ट्रांसफरेबल भी होते हैं। और पब्लिक कंपनी के शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड भी होते हैं, यानी उसके प्राइस वहां दिखते हैं। बहुत से ऐसे ओकेजन्स हैं जहां हम शेयर्स को वैल्यू करते हैं। चाहे कंपनी की अमलगमेशन की बात करिए, वहां शेयर्स का वैल्यूएशन होता है, रिकंस्ट्रक्शन पे शेयर्स का वैल्यूएशन होता है, ठीक है। फिर से नेशनलाइजेशन ऑफ कंपनीज पे शेयर्स का वैल्यूएशन होता है, वेल्थ टैक्स कैलकुलेट करते समय शेयर्स का वैल्यूएशन होता है, ठीक है। बैंक से लोन लेने पे शेयर को मॉर्गेज रखे तब शेयर्स का वैल्यूएशन होता है। एक शेयर होल्डर के डेथ पे उसके नॉमिनी को क्या देना है तब शेयर्स का वैल्यूएशन। डिफरेंट ऐसे ओकेजन्स हैं जहां हम शेयर्स को वैल्यू करते हैं। यहां जब आएंगे तो नीड्स ऑफ शेयर वैल्यूएशन क्या है, शेयर्स को कैसे कैसे वैल्यू करते हैं, कब कब शेयर्स को वैल्यू करते हैं, मैंने बताया आपको। और यहां पे शेयर्स के वैल्यूएशन में डिफरेंट मेथड, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है ये जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, ये बहुत ही डिफरेंट पार्ट है। अभी मैं अपने ऑनलाइन क्लासेस में इन्हीं 2 टॉपिक्स को कवर कर रहा था, मैंने यहां से टॉपिक स्टार्ट नहीं किया। अभी मैं अपने आपको ऑनलाइन क्लासेस के बारे में लास्ट में बताऊंगा। तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स के 3 मेथड्स हैं। नेट एसेट मेथड्स, इसी को इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड्स भी कहते हैं। दूसरा इनकम मेथड्स, जिसमें 2 पार्ट है, ए डिविडेंड यील्ड मेथड और अर्निंग कैपेसिटी मेथड्स, और थर्ड है आपका फेयर वैल्यू मेथड्स या एवरेज मेथड्स। बहुत कॉन्सेप्चुअल है। एक इन्वेस्टर जब एक कंपनी में इन्वेस्ट करने जाता है और अगर वो कॉमर्स का एबीसीडी जानता है तो जरूर इन्वेस्ट करने से पहले शेयर्स को वैल्यू करेगा। जो उसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है ना, वो एक शेयर्स के बदले में उनका क्या वैल्यू है, अगर उसको लगता है तब तो वैल्यूएशन करेंगे। आप स्टॉक मार्केट की बात करिए ना, जब आपसे कोई कहता है कि भाई इस शेयर से पैसा लगा दो, इस शेयर में, आप दूसरे कहने में पैसा मत लगाइए। डिफरेंट ऐसे टूल्स हैं जिनको मेजर्स करते हैं। किसी कंपनी में के शेयर्स में पैसा लगाने से पहले डिफरेंट रेशियोज निकालते हैं, डिफरेंट उनके प्रेजेंटेशंस को देखते हैं, ग्राफिकल प्रिंट्स में देखते हैं और तब डिसाइड करते हैं हम इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करें कि ना करें। हम दूसरे के कहने पे अब शेयर्स में पैसा नहीं लगाएंगे। आपको धीरे धीरे सीखना होगा स्टॉक मार्केट में किस शेयर्स को खरीदा जाए, किसको ना खरीदा जाए, किस में पैसा लगाया जाए, क्वालिटी शेयर्स कौन कौन से हैं, पेनी शेयर्स कौन कौन से हैं, ये सब। तो एक इन्वेस्टर जब शेयर्स को परचेस करने जाता है तो वहां आपको वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स का नॉलेज होना चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। इन दोनों टॉपिक्स में कोई अकाउंटिंग नहीं है। अकाउंटिंग मींस ना तो जर्नल है ना तो लेजर है कुछ, यहां सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्चुअल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं। कॉन्सेप्ट से वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है। आइए फिर अमलगमेशन ऑफ कंपनीज। पता है जब हम मार्केट्स में होते हैं ना तो मार्केट में कंपटीशन बहुत टफ होता है और ये कंपटीशन हेल्दी भी नहीं होता है। खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं, प्रॉफिट्स बहुत लेस होता है। कई मार्केट से तो हम बाहर हो जाते हैं कंपटीशन को देख करके। बहुत कंपटीशन चलती है, प्राइस वार की प्रॉब्लम चलती है, उससे हमारा टर्नओवर अफेक्ट्स होता है, प्रॉफिट्स अफेक्ट्स होता है। तो हमारी कुछ इस मार्केट से बने रहने के लिए कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं, कुछ रणनीतियां होती हैं। उनमें से एक स्ट्रेटजीज आपका अमलगमेशन ऑफ कंपनीज है। अमलगमेशन मींस कंपनियों का एक साथ जुड़ना। जब कम से कम 2 कंपनी अपने बिजनेस को बंद करके एक नई कंपनी ओपन कर ले तो वह अमलगमेशन ऑफ कंपनीज है। ए लिमिटेड
बी लिमिटेड, ये दोनों कंपनियां सीमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, बट मार्केट में बहुत सी सीमेंट कंपनियां हैं, बहुत टफ कंपटीशन है, प्रॉफिट्स अच्छा नहीं है, लेकिन ए और बी मार्केट के टॉप प्लेयर्स हैं, बहुत बड़ा मार्केट है इनका। ये दोनों सोचते हैं अगर एक साथ हो जाएं तो कोई उनके आसपास भी नहीं होगा। ए और बी डिसाइड करते हैं और एक नई कंपनी बना लेते हैं, जिस कंपनी का नाम होगा ए बी लिमिटेड। ए और बी मिलके एक नई कंपनी बना ली, ए बी लिमिटेड। इस ए बी लिमिटेड में ए के एसेट्स आ जाएंगे, बी के एसेट्स आ जाएंगे, ए और बी के लायबिलिटीज आ जाएंगे। कुछ एसेट्स ऐसे भी हैं जो ना आए वो बिक जाएंगे, कुछ लायबिलिटी ऐसे भी हैं जो नहीं आएंगे, उनका पेमेंट किया जाएगा, और इन्हीं दोनों के शेयर होल्डर्स यहां आ जाएंगे। ये अमलगमेशन ऑफ कंपनीज है। जब दो कंपनियां एक बन जाएंगी तो एक्सपेंसेस हाफ हो जाएगा, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, नए नए मार्केट में जाने की अपॉर्चुनिटीज क्या होगी, खुल जाएगी। तो ये बहुत बड़ी स्ट्रेटजीज है। कम से कम दो, मिलने को 4 कंपनी एक साथ मिल सकती हैं। आप कभी भी बिजनेस न्यूज पढ़िए, आप जिस न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं उस न्यूज़पेपर में आप जाइए तो बिजनेस न्यूज का पूरा 1 से 2 पेज आता है। आपको जरूर 1, 2, 3 बात कोई ना कोई अमलगमेशन का मिल जाएगा, कोई ना कोई एब्जॉर्प्शन का मिल जाएगा। तो जरूर ये सब खबर चलता है कि टाटा ने इसको खरीद लिया, अंबानी ने ये कंपनी खरीद ली। अब देखो अभी बहुत जल्दी रिलायंस ने बिग बाजार का जो ग्रुप है उसको उन्होंने ले लिया, फ्यूचर ग्रुप्स। तो अलग अलग चीजें हैं। तो ये एक स्ट्रेटजी है। यहां आप आएंगे तो ये टॉपिक बहुत लेंदी है और इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है AS 14, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के अकॉर्डिंग यहां बुक्स मेंटेन होता है। इसमें ए लिमिटेड बी लिमिटेड बंद हो रही है तो ए लिमिटेड का बुक्स क्लोज होगा, बी लिमिटेड का बुक्स क्लोज होगा, ये 2 बुक्स यहां, और उसके बाद एक नई कंपनी बनेगी, फिर आपको ए बी कंपनी ओपन करना होगा और वहां इनके सारे एसेट्स लायबिलिटीज वहां दिखाए जाएंगे। तो यहां अकाउंटिंग बहुत लेंदी होती है। ए के बुक्स में आपको काम करना है, बी के बुक्स में काम करना है, ए बी कंपनी के बुक्स ओपन करना है, तो ये बहुत लेंदी होता है एग्जामिनेशन में, इसलिए टॉपिक बहुत कम आता है क्योंकि बच्चे करते रह जाएंगे इसको, बहुत लेंदी टॉपिक होता है। अमलगमेशन 2 नेचर का होता है, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज और अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। और एक कंपनी दूसरी कंपनी को परचेज कर रही है, एक कंपनी दूसरी कंपनी को टुक ओवर कर रही है, तो भी हम इसी अमलगमेशन में आएंगे। उन्हीं 2 में से एक पार्ट होगा, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज या अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, उन्हीं दोनों में से एक पार्ट्स पे हो गई। बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है सीखने के लिए, और इसको पढ़ना है आपको एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के अकॉर्डिंग। आइए नेक्स्ट, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी। आप रिकंस्ट्रक्शन का मतलब ये मत समझिए कि कंपनी की बिल्डिंग फिर से बन रही, ऐसा नहीं। यहां रिकंस्ट्रक्शन का सेंस फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स में रिकंस्ट्रक्शन से है। एक कंपनी, अमलगमेशन में क्या था, एग्जिस्टिंग कंपनी खत्म, ए लिमिटेड खत्म, बी खत्म, एक नई कंपनी फॉर्म हो गई। यानी अमलगमेशन में कंडीशन क्या है कि एग्जिस्टिंग कंपनी खत्म होगी, एक नई कंपनी फॉर्म होगी। रिकंस्ट्रक्शन में ऐसा नहीं है, कंपनी एग्जिस्ट करती रहेगी, कोई नई कंपनी नहीं बनेगी, ना कोई कंपनी बंद होगी। यहां कंपनी असफल है, कंपनी फेल्योर है, कंपनी में ह्यूज लॉसेस है, और ह्यूज लॉसेस के बाद भी कंपनी में इनटेंजिबल एसेट्स, गुडविल दिखाई दे रहा है, ह्यूज लॉस दिखाई दे रहा है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस दिखाई दे रहा है, कंपनी के जो असेट्स हैं वो ओवर वैल्यूड है, कंपनी की जो कैपिटल है वो ओवर कैपिटलाइज है। ये सब प्रॉब्लम है। और कंपनी कैपिटल ओवर कैपिटलाइज है, ठीक है, कंपनी के एसेट्स ओवर वैल्यूड हैं, कंपनी में ह्यूज लॉसेस है, तो क्या होगा पता है, इससे कंपनी फेल्योर हो रही है। अब कंपनी बंद कर दी जाए या उसको रिकंस्ट्रक्ट किया जाए, बंद करना कोई ऑप्शन नहीं है, फिर से कुछ अलग किया जाए। तो यहां पे शेयर होल्डर, डिवेंचर होल्डर्स और क्रेडिटर्स मिलकर कंपनी के रिकंस्ट्रक्शन का प्लान करते हैं, और ये रिकंस्ट्रक्शन फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन होता है। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स में रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है। कंपनी के एसेट्स जो ओवर वैल्यूड हैं उनको प्रॉपर वैल्यू पे लाया जाता है, ठीक है। डिवेंचर्स होल्डरों को कुछ हिस्सा छोड़ने को कहा जाता है, क्रेडिटर्स को कुछ हिस्सा छोड़ने को कहा जाता है, एसेट्स को उनके रियल प्राइस पे लेके आया जाता है, और यहां कंपनी कैपिटल को रिड्यूस करती है या फिर नए कैपिटल को इशू करती है। और ऐसा करने के लिए कंपनी को एक स्कीम, एक योजना बनानी होती है। रिकंस्ट्रक्शन जैसे चाहा वैसे कर दिया, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। रिकंस्ट्रक्शन के लिए पूरा प्लान होगा, प्लान होके वो सारा प्लान कोर्ट में जाएगा, यानी ट्रिब्यूनल में जाएगा, उस पे वो कोर्ट उसको सैंक्शन करेगी। जब कोर्ट उसको सैंक्शन करेगी तभी हम रिकंस्ट्रक्शन करेंगे, तब भी कंपनी के फाइनेंशियल अरेंजमेंट यानी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स को हम रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, उसका पुनः संगठन करेंगे, और तब
कंपनी फिर से कंपनी में जो चीजें बैड दिख रही थी ना, जैसे ह्यूज लॉस दिख रहा था, ह्यूज लॉस पे गुडविल दिख रहा था, फिक्टिटियस एसेट्स दिख रहे थे, वो सब एलिमिनेट हो जाएंगे, हट जाएंगे। यहां भी आपको जनरल एंट्रीज करनी है और रिकंस्ट्रक्शन के बाद बैलेंस शीट बनानी है। रिकंस्ट्रक्शन के बाद जो बैलेंस शीट बनेगी उस बैलेंस शीट सारे टर्म्स लिखते हैं एंड रिड्यूस्ड। एंड रिड्यूस्ड लिखने का मतलब है कि यह बैलेंस शीट कंपनी के रिकंस्ट्रक्शन के बाद की है। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इन दोनों में रिकंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। हमेशा इससे 20 मार्क्स या 10 मार्क्स में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो एक कंपनी का कैसे रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है, कैसे फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स का रिकंस्ट्रक्शन होता है, कैसे कैपिटल लिमिट्स को बढ़ाया जाता है या कैपिटलाइजेशन किया जाता है। जितनी एंट्रीज यहां हम लोग पास करते हैं, मोस्टली एंट्रीज में एक एस्पेक्ट कैपिटल रिडक्शन होता है। या तो डेबिट होता है कैपिटलाइजेशन, या तो कैपिटल रिडक्शन क्रिएट होता है। इस चैप्टर में आपको एंट्रीज करना है और रिकंस्ट्रक्शन के बाद रिवाइज बैलेंस शीट बनानी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आइए फिर बात करता हूं आपसे होल्डिंग एंड सब्सिडियरीज कंपनी। कंपनी तो दो ही होती है, पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड। तीसरी कोई कंपनी होती है, बट आपने बहुत सी कंपनी सुना होगा, गवर्नमेंट कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडी। ये कहां से आ गए? पब्लिक कंपनी ही एक सिचुएशन पे गवर्नमेंट कंपनी हो जाती है। जब एक गवर्नमेंट किसी पब्लिक कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर्स खरीद लेती है तो उस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल हो जाता है, तब वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है। जब कंपनी किसी गवर्नमेंट, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट इनटेक 50% ज्यादा हो जाए तो गवर्नमेंट कंपनी हो जाएगी। पब्लिक कंपनी, सॉरी, होल्डिंग और सब्सिडरीज, जब एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी दूसरे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर्स खरीद ले, तो जो कंपनी 50% से ज्यादा शेयर्स खरीदेगी वह उस दिन से होल्डिंग कंपनी में कहलाएगी। यानी वो पब्लिक कंपनी तो है ही, माने जो एक्स लिमिटेड है तो एक्स लिमिटेड तो कहलाएगी, वह होल्डिंग कंपनी में कहलाएगी। और उसने वाई लिमिटेड की 50% से ज्यादा शेयर्स खरीदे हैं तो वाई लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड है और वो सब्सिडरीज कंपनी में कहलाएगी। होल्डिंग है तो सब्सिडरीज होगा। सिर्फ होल्डिंग नहीं होता, ये दोनों इंटररिलेटेड हैं। होल्डिंग होगा तो सब्सिडरी होगा, सब्सिडरी होगा तो होल्डिंग होगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग? एक्स पब्लिक कंपनी एज वेल एज होल्डिंग कंपनी, वाई इज पब्लिक कंपनी एज वेल एज सब्सिडरीज कंपनीज। यहां क्या करना है आपको? दोनों कंपनी अलग अलग है, दोनों कंपनियां अलग अलग एग्जिस्ट कर रही है, बस एक्स ने वाई के 50% ज्यादा शेयर कर दें। जब बुक्स मेंटेन होगा तो एक्स का बुक्स अलग क्लोज होगा, वाई का बुक्स अलग क्लोज होगा, यानी दोनों के फाइनल अकाउंट्स अलग अलग बनेंगे। उसके बाद दोनों के बुक्स एक में कंबाइंड किए जाएंगे, दोनों का बैलेंस शीट एक में बनेगा, एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड का। तो जब दोनों के बैलेंस शीट को मिला के एक बैलेंस शीट बनाई जाएगी उसको कहेंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। और जब दोनों के पीएल को मिला के एक पीएल बनाया जाएगा उसको कहा जाएगा कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। आपके सिलेबस में सिर्फ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ही दिया है। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट मींस जब दोनों एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड के बैलेंस शीट को मिला के एक बैलेंस शीट बनाया जाए। यहां भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 है, AS 21 की रिगार्डिंग आपको यहां पे काम करना है। और यहां आपके सिलेबस में लिखा है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट विद वन सब्सिडरीज ओनली, जबकि एक कंपनी की कई सब्सिडरीज हो सकती हैं, बट यहां आपके क्वेश्चन में एक ही सब्सिडरीज होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना होगा। तो यहां आपको इस चैप्टर में बैलेंस शीट बनानी है और बैलेंस शीट एक्स का वाई का अलग नहीं, दोनों का बैलेंस शीट क्वेश्चन में दिया होगा, दोनों की बैलेंस शीट मिलाकर के एक बैलेंस शीट बनेगी और वह बैलेंस शीट कहलाएगी आपकी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, यानी एक्स का बैलेंस शीट वाई के साथ एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21। एंड लास्ट टॉपिक इज लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। लिक्विडेशन मतलब वाइंड अप, कंपनी का बंद होना। एक कंपनी का क्रिएशन लॉ से होता है, कंपनी का एंड भी लॉ से होता है। एक कंपनी जब बंद हो जाएगी तो सब अपने घर नहीं चले जाएंगे, कंपनी के बंद होने के बाद उसका सेटलमेंट स्टार्ट होगा। लिक्विडेशन दो तरह के होते हैं, एक कंपल्सरी लिक्विडेशन बाय द कोर्ट और एक वॉलंटरी लिक्विडेशन, या तो क्रेडिटर के थ्रू या तो मेंबर्स के थ्रू। कंपल्सरी लिक्विडेशन में कोर्ट ऑर्डर करता है तब कंपनी का लिक्विडेशन होता है, और वॉलंटरी में मेंबर्स या क्रेडिटर्स चाहते हैं, उसके लिए मीटिंग कॉल की जाती है, मीटिंग में डिस्कशन होता है, उसमें रेजोल्यूशन लाया जाता है, वोटिंग से पास हो जाता है तो कंपनी वाइंड अप मान ली जाती है। इन केसेस में सबसे मेन टॉपिक है वॉलंटरी वाइंडिंग अप। इसमें क्या होता है, कंपनी के मेंबर्स या क्रेडिटर्स मिलकर कंपनी को बंद करने की बात करते हैं, मीटिंग्स बुलाई जाती है, उस पर डिस्कस होता है और पास हो जाता है कंपनी वाइंड अप। और वही एक पर्सन का अपॉइंटमेंट होता है, उसका नाम है लिक्विडेटर, निस्तारक। वह कंपनी के
बंद होने के बाद कंपनी को अपने कंट्रोल मिलेगा, सारे एसेट्स कंपनी के बेचेगा, जो पैसा आएगा उसको एक ऑर्डर में लायबिलिटीज का पेमेंट करता जाएगा। इस काम के लिए लिक्विडेटर को कमीशन मिलेगा, कमीशन जो एसेट बेच के पाएगा उस पे भी, जो अनसिक्योर्ड लायबिलिटीज का पेमेंट करेगा उस पे भी, जो शेयर होल्डर को पेमेंट करेगा उस पे भी। तो यहां आप जो बुक्स पढ़ेंगे, यहां जो अकाउंट्स बनता है वो है लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स आपको बताता है कि वॉलंटरी लिक्विडेशन में एक लिक्विडेटर को पैसा कहां कहां से मिला, किस किस एसेट से कितना कितना पैसा मिला, और लिक्विडेटर ने कितना कितना पैसा किसको किसको बांटा, कितना दिया डिवेंचर्स होल्डरों को, कितना दिया प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को, कितना दिया अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को, कितना प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को, कितना इक्विटी शेयर होल्डर को, किसको कितना कितना मिला, ये पूरा आपको यहां पता चलेगा। फिर इसी में आ गया तो कंपल्सरी लिक्विडेशन में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और डेफिशिएंसी अकाउंट बनता है, जो थोड़ा लेंदी होता है, लेकिन मेन टॉपिक आपका वॉलंटरी लिक्विडेशन है जो आपके एग्जामिनेशन में आता है। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का टॉपिक है। इन टॉपिक्स में आप देखिए तो कुछ बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जैसे ये चैप्टर हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अरे देखिए तो ये 10 में ये 4 चैप्टर्स और ये अमलगमेशन, इसको आप न्यूमेरिकल का पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए मत, इससे 10 ईयर्स में 9 ईयर थ्योरी ही पूछता है क्योंकि बहुत लेंदी है। अब देखो 10 में आपके 5 चैप्टर जो मैंने टिक किए बहुत छोटे चैप्टर्स हैं, इसमें कुछ है ही नहीं। यानी आप देखो तो आपको मेनली 5 से 6 चैप्टर्स पढ़ने हैं, बड़े बड़े इश्यू ऑफ शेयर्स, डिवेंचर्स के बारे में पढ़ना है, रिकंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ना है, होल्डिंग सब्सिडियरीज। मेन आपके टॉपिक्स पूरे कॉर्पोरेट जो आप नहीं पढ़े हैं, आप 12th में क्या पढ़े हैं, शेयर्स पढ़े हैं, डिवेंचर्स पढ़े हैं, फाइनल अकाउंट, ये 3 चैप्टर्स तो आप 12th में पढ़ेंगे। देखिए ये 3 चैप्टर्स तो आप 12th में पढ़ेंगे, और इन तीनों से क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में क्या किया जाता है, पूछा जाता है। देखिए पूरा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, बहुत सिंपल है, 10 चैप्टर कहने को है, अगर आप आधा ही पढ़ लेते हैं तो काम हो जाता है। यहां भी न्यूमेरिकल और थ्योरी का वही रेशियो है जो बीकॉम 1-2 के न्यूमेरिकल्स पेपर में आता है। थर्ड ईयर में मार्किंग भी अच्छी होती है, लिबरल मार्किंग होती है क्योंकि आपका लास्ट ईयर होता है, तो अकाउंटिंग से आपको हेल्प मिलेगा और आप आगे जब जाएंगे ना तो यह कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर आप कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, जैसे यूपीपीसीएल का फॉर्म आता है, कई जगहों पे सेक्शन ऑफिसर का फॉर्म आता है, वहां अकाउंट्स में इस सब सिलेबस की चीजें आती हैं, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। इसको आप देखिए। फिर भी इस सिलेबस में कहीं कोई डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछिए, मैं आपको आंसर दूंगा। मैंने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट भी किया है, यानी बीकॉम थर्ड ईयर क्लासेस मैंने स्टार्ट भी कर दी है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत अच्छे बच्चे जुड़ रहे हैं, क्योंकि इस समय कोरोना पैंडेमिक से स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोचिंग सब बंद है और आगे भी अभी खुलने की चांसेस नहीं है, और खुलेगा भी तो पेरेंट्स अपने बच्चों को कॉलेज, स्कूल, कोचिंग भेजेंगे, इसकी बहुत श्योरिटी नहीं है। इसलिए अब अपना टाइम आप वेस्ट मत करिए और क्लासेस ज्वाइन करिए। हमारे बैचेस में देवरिया, महाराजगंज, बस्ती, सिद्धार्थनगर, दूर दूर के बच्चे भी हैं। कुछ बच्चे जो इंडिया में पढ़ते हैं, नेपाल के, वो बच्चे भी ऐड है उसमें और पढ़ाई कर रहे हैं। पूरे साल जो ऑनलाइन बैच मैंने बनाया है वो बैच पूरे साल भर चलेगा। भले कोचिंग खुल जाए तो ऑफलाइन क्लास में भले शुरू करूंगा, बट ये ऑनलाइन क्लासेस पूरे साल भर चलेंगी। इसके लिए मैंने अपने कोचिंग का एक एप्लीकेशन बनवाया है। प्ले स्टोर में आप जाएंगे तो संजय ट्यूटोरियल के नाम से एक एप्लीकेशन है जिसका लोगो ST है, वही जो यूट्यूब चैनल पे SOT लिखा है, सेम वही लोगो है। उसको आप डाउनलोड करेंगे तो आप उस ऐप के थ्रू सारी क्लासेस होंगी। उस ऐप में बहुत अच्छे फीचर्स हैं, उसमें मेरी क्लासेस रिकॉर्ड भी हो जाएंगी। अगर ड्यू टू नेटवर्क आपका क्लास छूट रहा है, तो अगर आप क्लास नहीं कर पाए, कहीं चले गए या नेटवर्क इशू है, तो पूरी क्लास रिकॉर्ड हो जाएगी, उसको आप जब चाहेंगे तब देख लेंगे। उसके अलावा ये यूट्यूब के सारी वीडियोज भी वहां जाएंगी, कुछ और भी वीडियोज आएंगे जो यूट्यूब पे नहीं है। तो स्टडी मटेरियल है, टेस्ट का प्रोविजन है, सारी चीजें हैं वहां पे A to Z। तो इस ऐप को लेके बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत अच्छी क्लासेस चल रही हैं। तो आप अगर ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरे इस नंबर में आपको मेंशन कर रहा हूं, नोट कर लीजिएगा एक बार, 9415448476। ये मेरा मोबाइल नंबर है। आप इस नंबर पे अपना नाम और क्लास लिख के मुझे व्हाट्सएप करेंगे, फिर मैं आपको क्लास में जोड़ूंगा और जैसे मैं नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा आपको क्लास में ऐड कर लूंगा और आपकी क्लासेस चलेंगी। क्लासेस कोचिंग ऐप के अलावा जूम, व्हाट्सएप के हेल्प से सारी चीजें हैं, आपको
शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम होगी क्योंकि अभी आप ऑनलाइन क्लासेस की यूज टू में नहीं है, लेकिन इसमें पूरी दुनिया ऑनलाइन क्लास कर रही है, सब लोग ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं। इसलिए अब आप वेट मत करिए, अपना टाइम वेस्ट मत करिए और सीखिए। शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम है बट ग्रेजुअली आप बहुत कुछ सीखेंगे यहाँ पे। और भी आगे मैं ऑनलाइन क्लासेस में बहुत नए नए फीचर्स ऐड करने वाला हूं जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। डियर स्टूडेंट्स, आपकी डिमांड पे मैंने ये वीडियो बनाया। इसके बाद फिर मैं दूसरा पेपर भी लेके आऊंगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, उस पर भी मैं आपसे बात करूंगा। ये वीडियो कैसा लगा आपको जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और सब्सक्राइब अकेले मत करिए, अपने घर के सारे चैनल्स, सारे मोबाइल से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने सारे फ्रेंड्स को इस वीडियो का लिंक व्हाट्सएप जरूर करिए। बहुत हेल्प करेंगे आप उनको इन सारे इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करके। इस कोरोना पैंडेमिक में जहां कुछ भी उनको नहीं मिल पा रहा है, इन वीडियो से उनको बहुत हेल्प मिलेगा। अब मैं आपको रेगुलर इंटरवल्स में वीडियो लेके आऊंगा। मैंने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के रिगार्डिंग वीडियो डाला है, फिर मैं आपको इन सारे चैप्टर्स के रिगार्डिंग वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करूंगा ग्रेजुअली, धीरे धीरे। क्योंकि बहुत सी क्लासेस है मेरे पास, सबके लिए मुझे काम करना पड़ रहा है, बट मैं आपके लिए काम करूंगा। अब मैं अगला वीडियो सिलेबस जो आपका है पेपर्स के अलावा वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स पे भी लेके आऊंगा। तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो में जो डाउट्स हो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिर बहुत जल्दी मैं आपके साथ एक नए वीडियो के साथ आऊंगा। वो वीडियो आपके सिलेबस का भी होगा, वो वीडियो आपके सिलेबस के एक पार्ट से क्या होगा रिलेटेड होगा। थैंक्स, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे।